आज हम यूनिट 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 7 जिसमें आज का टॉपिक है पर्यवेक्षण। जी हाँ बच्चों, पर्यवेक्षण मीन्स सुपरविजन। सुपरविजन का अर्थ क्या होता है पहले उसको जानेंगे। सुपरविजन मीन्स किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी देखरेख करना और उसमें जो व्यक्ति कार्यरत है उसका मार्गदर्शन करना और उसकी समस्याओं को समझकर उन्हें हल करना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। अब हम जानेंगे पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहला सार्वभौमिक। जी हाँ बच्चों, पर्यवेक्षण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम किसी भी ग्रुप में, किसी भी संस्था में प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा है निर्देशन कार्य का एक अंग। जी हाँ बच्चों, जो निर्देशन कार्य किया जाता है प्रबंधक द्वारा उसी का ही एक अंग होता है पर्यवेक्षण भी। यह एक ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है और उसी को ही उस पूरे ग्रुप को संचालित करना होता है, कार्य करवाना होता है। तीसरा है निरंतर प्रक्रिया। पर्यवेक्षण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों वह निरंतर चलती रहती है। तब जब तक कंपनी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। पर्यवेक्षण कार्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, पर्यवेक्षण जो सुपरवाइजर होता है वह अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से तभी कार्य करवा सकता है जब वह प्रत्यक्ष रूप से उनके सम्मुख उपस्थित रहे। इसलिए पर्यवेक्षण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि वह जिस कार्य को करवा रहा है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उसको अंत तक करे और उसका मूल्यांकन करे। तो ये थे बच्चों पर्यवेक्षण की विशेषताएं। अब हम जानेंगे पर्यवेक्षक के कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं एक पर्यवेक्षक के द्वारा जो संस्था के कार्यों को पूरा करने में करता है। सबसे पहला मधुर संबंधों को बनाए रखना। पर्यवेक्षक का काम होता है कि वह अधीनस्थ कर्मचारियों, श्रमिकों और प्रशासन के बीच मधुर संबंध स्थापित करके रखे ताकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान हो जाए और किसी में भी किसी के प्रति बुरा व्यवहार न हो। निरंतर नियंत्रण में सहायक। पर्यवेक्षक का जो कार्य होता है वह जो प्रबंधक के कार्य करने का होता है, नियंत्रण करने का कार्य होता है, उसमें सहायता प्रदान करता है प्रबंधक को। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। जी हाँ बच्चों, पर्यवेक्षक अगर सुपरवाइजर होता है तो श्रमिक हर संसाधन का उपयोग अच्छे से कर सकता है, बल्कि व्यापार में लगे सभी संसाधन चाहे वह मनुष्य हो या मशीन हो सभी का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सकता है यदि उसको अच्छे से सुपरवाइज किया जाए तो। कर्मचारियों को प्रोत्साहन। पर्यवेक्षण करके हम कर्मचारियों को, श्रमिकों को उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनके कार्यों को और अच्छे से सफल करवा सकते हैं। अनुशासन बनाए रखना। चाहिए बच्चों, पर्यवेक्षक का काम होता है कि वह संस्था में अनुशासन बनाए रखे जिससे अनुशासन से कार्य सफलता से और कम समय में पूर्ण किया जा सके। अब हम जानेंगे बच्चों एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण। एक अच्छा पर्यवेक्षक सुपरवाइजर कौन हो सकता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला तकनीकी ज्ञान। पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के पास तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। जो भी संस्था में तकनीकें प्रयोग की जा रही हैं उन सभी तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए ताकि समस्या आने पर उसे समय पर हल किया जा सके। कुशल प्रशासक। एक अच्छा सुपरवाइजर वही हो सकता है बच्चों जो प्रशासन को अच्छे से नियंत्रित करके और श्रमिकों के बीच संबंध को अच्छे से स्थापित कर सके ताकि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को यह बता सके कि जो प्रशासन उसके लिए कार्य कर रहा है वह एक कुशल प्रशासक है। निष्पक्ष। सुपरवाइजर निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी कर्मचारी को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेतृत्व का गुण। एक सुपरवाइजर के अंदर नेतृत्व मतलब लीडरशिप का गुण होना चाहिए ताकि वह अपने पूरे ग्रुप को संचालित कर सके अच्छे से। अन्य गुण जैसे धैर्यवान, निष्ठावान, सत्यवादी, ईमानदार, यह सारे गुण भी उसके अंतर्गत होने चाहिए ताकि वह अपने कार्य को आसानी से पूर्ण कर सके और कर्मचारियों को सहयोग दे सके कार्य पूर्ण करने में। अब हम बात करेंगे बच्चों अभिप्रेरण की। अभिप्रेरण क्या होता है? मोटिवेशन। हम अपने संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारियों, श्रमिकों को उनके दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें और अच्छे से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वह अपने कार्य को समय पर कम लागत में पूर्ण कर सकें।
अभिप्रेरण कई प्रकार से दिया जा सकता है, उसे हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अभिप्रेरण की विशेषताएं। अभिप्रेरण की विशेषताओं में सबसे पहले है अभिप्रेरण एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ बच्चों, अभिप्रेरण की प्रक्रिया संस्था में हमेशा चलती रहती है। हमेशा किसी न किसी कर्मचारी या किसी न किसी विभाग को प्रेरित करने का कार्य संस्था में निरंतर चलता रहता है। यह कर्मचारियों को कार्य करने को प्रेरित करता है। जी हाँ बच्चों, अभिप्रेरण की जो प्रक्रिया होती है वह कार्यरत कर्मचारियों को और अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया होती है। अगला है अभिप्रेरण कई प्रकार से दिया जा सकता है। अभिप्रेरण मेन होते हैं दो बच्चों, जो होता है एक मौद्रिक अभिप्रेरण और दूसरा अमौद्रिक अभिप्रेरण। इसे हम आगे जानेंगे। इसमें मौद्रिक में धन से रिलेटेड प्रेरित किया जाता है और अमौद्रिक में बिना धन के भी उन्हें कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगला है अभिप्रेरण से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, कर्मचारियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और प्रबंधक द्वारा जो काम किया जाता है उसमें सहायता के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करके हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। अभिप्रेरण मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। जी हाँ बच्चों, अभिप्रेरण द्वारा हम अपने कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के प्रति संतुष्ट करते हैं। उन्हें समय समय पर प्रेरित करके उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, हम भी अगर कहीं पर काम करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि कोई हमें प्रोत्साहित करे, हमें शाबाशी दे, तो उन आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं समय समय पर। आगे है अभिप्रेरण की आवश्यकता या महत्व। जानेंगे अभिप्रेरण क्यों अनिवार्य है किसी भी संस्था के लिए। सबसे पहले कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जी हाँ बच्चों, कर्मचारियों को और अधीनस्थों को कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना ताकि वह अपने काम को मन लगाकर और अच्छे से पूर्ण करें, इसलिए अभिप्रेरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। उत्पादन में वृद्धि, हम कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करें, इसके लिए भी हम उनको समय समय पर प्रेरित करते हैं। मनोबल बढ़ाना, हमें काम के प्रति हर श्रमिक का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। जब वह मन से काम को संपूर्ण करता है तो वह काम अच्छा होता है, इसलिए हमें उसके मनोबल को भी बढ़ाने के लिए अभिप्रेरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। श्रम पूंजी संघर्ष नहीं। जी हाँ बच्चों, अभिप्रेरण इसलिए भी दिया जाता है, अभिप्रेरित इसलिए भी किया जाता है ताकि मालिकों और प्रशासन और श्रमिकों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो, उनके बीच संघर्ष ना हो, ताकि वह अच्छे से कार्यों को पूर्ण कर सके, दोनों के बीच मधुर संबंध हो, इसलिए भी अभिप्रेरित किया जाता है। पर्यवेक्षक व्यय में कमी, अभिप्रेरित करके हम सुपरवाइजर के जो भी व्यय होते हैं उनको कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों मास्लो का आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत। जी हाँ बच्चों, मास्लो एक विद्वान थे जिन्होंने बताया कि श्रमिकों की जो आवश्यकताएं होती है वह क्रमबद्ध होती है, यानी कि एक सबसे पहले जिस आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए उस आवश्यकता को फिर किसी श्रमिक की दूसरी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता, यानी कि उस आवश्यकताओं का क्रम क्या होना चाहिए वह मास्लो द्वारा हमें बताया गया था, ताकि हम श्रमिकों की उसकी आवश्यकता उसी क्रम में पूरी करें जिससे वह संतुष्ट हो सके। हम जानेंगे मास्लो की आवश्यकता के सिद्धांत। अभिप्रेरण का आधुनिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले आवश्यकता की क्रमबद्धता, किस तरीके से नीड्स होती है हर श्रमिक की, किस तरीके से उसमें क्रम होता है, उसे जानेंगे। सबसे पहले मास्लो की आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आधारभूत यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। जी हाँ बच्चों, हर श्रमिक की सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वह होती है शारीरिक या आधारभूत आवश्यकताएं। आधारभूत आवश्यकताओं में कोई भी श्रमिक सबसे पहले खाना, कपड़ा और मकान ही चाहता है, तो हमें ये चाहिए कि हमारे बिजनेस का जो भी हम अपनी संस्था में अभिप्रेरण दे रहे हैं उसमें हम उसकी इन आवश्यकताओं को पहले पूर्ण करें ताकि वह संतुष्ट हो सके अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता में हर एक श्रमिक ये चाहता है कि जहाँ पर वो कार्य कर रहा है वहाँ पर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लाइफ की सुरक्षा हो और जिस बिजनेस को वो कर रहा है, जिस काम को वो कर रहा है वह भी उसके लिए सुरक्षित हो। यदि हम अपने श्रमिक को ये गारंटी देते हैं कि उसकी जॉब किसी भी हालत में नहीं जाएगी तो वह सुरक्षित होकर अपने पूर्ण मन से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अगला है सामाजिक आवश्यकताएं। हर एक व्यक्ति समाज में रहता है, उसे समाज के अकॉर्डिंगली अपने स्तर को ऊंचा करना होता है, तो समाज में रहने वाले व्यक्ति की सामाजिक
आवश्यकता है। जब हम सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर दें, उसके घर, खाना पीना, गाड़ी बंगले जैसी आवश्यकताएं यदि हम पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद उसके सम्मान की आवश्यकताएं आ जाती हैं। वह चाहता है कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको सम्मानित किया जाए, उसके समाज में उसके सहपाठियों के साथ उसे सम्मानित किया जाए। यदि हम उसको सम्मानित करते हैं तो वह प्रेरित होकर और अच्छे से कार्य करता है। आखिरी है अंतिम, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। हर एक व्यक्ति की जो अंतिम आवश्यकता होती है वो होती है आत्मसंतुष्टि। जिस मोटिव को लेकर वो बिजनेस कर रहा होता है या काम कर रहा होता है, यदि हम उस को पूरा कर देते हैं तो वह आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता कहलाती है। तो ये था बच्चों मास्लो का सिद्धांत जिसे हमने समझा। अब हम जानेंगे अभिप्रेरणाओं के प्रकार। अभिप्रेरणाएं कितने प्रकार से दी जा सकती है। सबसे पहला होता है धनात्मक अभिप्रेरण, दूसरा होता है ऋणात्मक अभिप्रेरण। हम जानेंगे धनात्मक अभिप्रेरण क्या है। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मीन्स हम किसी भी व्यक्ति को उसके काम के दायरे में रहकर उसे सकारात्मक विचारों से प्रेरित करें ताकि उसे किसी भी तरीके का आघात ना पहुंच सके। अगर वो काम नहीं भी करता है तो भी हम उसके काम में सकारात्मकता लाकर उसे प्रेरित करें। दूसरा है ऋणात्मक अभिप्रेरण। ऋणात्मक अभिप्रेरण में बच्चों हम व्यक्ति को डराकर धमकाकर प्रेरित कर सकते हैं। जैसे किसी भी संस्था में कर्मचारियों को अगर ये बोल दिया जाए कि समय पर ना आएंगे तो आपका लेट मार्क लगेगा, तो ये हो जाता है ऋणात्मक अभिप्रेरण, ताकि वह डर के ही कारण लेकिन समय पर पहुंचे। अब हम बात करेंगे बच्चों मौद्रिक या वित्तीय अभिप्रेरण। इसमें हम अपने श्रमिकों को, अपने अधीनस्थों को धन से संबंधित प्रेरणाएं देकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं उनके कार्य के लिए। इसमें सबसे पहले आता है पर्याप्त वेतन। हम अपने श्रमिक को अगर उसके किए गए कार्य के अनुसार पर्याप्त वेतन देते हैं तो वह कार्य को मन लगाकर पूरा करता है। दूसरा है अतिरिक्त वेतन। यदि कोई श्रमिक हमारे कार्य में अतिरिक्त समय देता है तो हम उसे अतिरिक्त वेतन दें ताकि वह आगे से भी अपने कार्यों को अतिरिक्त समय देकर पूर्ण कर सके। अगला है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता भी बच्चों हम लोग अपने श्रमिक को दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि महंगाई हर वर्ष बढ़ती रहती है। तो हमारे बिजनेस में ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हर साल इतना % महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा, जिससे प्रेरित होकर कर्मचारी हमारे लिए कार्य करते हैं। बोनस, हर एक साल में बोनस के रूप में उन्हें एक सैलरी देना ताकि वह प्रेरित हो सके। आवश्यक ऋण, हमें अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यक ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वह अपने कार्य को पूरा कर सके। समय पर वेतन, हम अपने श्रमिकों को यदि समय पर वेतन देंगे तो वह अपने घर के पारिवारिक मसलों को भूलकर अपने कार्यों में मन लगाते हैं। अब हम बात करेंगे अमौद्रिक या गैर वित्तीय अभिप्रेरण के बारे में। अभी हमने जाना मौद्रिक मीन्स धन से संबंधित, तो अमौद्रिक और गैर वित्तीय अभिप्रेरण का अर्थ होता है जो धन से संबंधित ना हो बल्कि और कई तरीकों से हम उन्हें प्रेरित करें। इसमें सबसे पहले आता है नौकरी की सुरक्षा। यदि हम अपने श्रमिक को नौकरी की सुरक्षा देते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि इतने समय तक आपकी नौकरी सुरक्षित है, तो वह निश्चित होकर अपने कार्यों को करता है। पदोन्नति की आशा, यदि हमारे बिजनेस में ये पॉलिसी होती है कि आपका इतना वर्क हो जाने पर आपको पद से उन्नति मिलेगी, आपको ऊपर पोस्टिंग मिलेगी, तो व्यक्ति अच्छे से काम करता है और जल्दी से जल्दी पदोन्नति प्राप्त करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। प्रशंसा, यदि हम सभा में किसी श्रमिक की प्रशंसा कर देते हैं तो वह तो खुद मोटिवेट होता ही है, साथ में उसके साथ जितने लोग होते हैं वह भी उससे प्रेरित होते हैं। गुणों का सम्मान, हमें अच्छे गुणों का सम्मान करना चाहिए अपने श्रमिकों के, ताकि वह उन गुणों को और निखार के सामने ला सके। और गौरव भावना, हर एक श्रमिक चाहता है कि उसे गौरवान्वित किया जाए उसके कार्य के लिए। तो यदि हम अपने संस्था में ये नियम रखें कि इस समय या इतने समय बाद हम अच्छे व्यक्ति को अवार्ड देंगे जिससे कि वो लोग गौरवान्वित होने की भावना प्रेरित हो और उनके कार्यों में सफलता आ सके। तो ये थे बच्चों मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण। इसमें अंतर जानेंगे मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण में क्या अंतर होता है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, एक बार देखेंगे। सबसे पहला है धन से संबंध। मौद्रिक अभिप्रेरण का धन से संबंध होता है, जबकि अमौद्रिक अभिप्रेरण का धन से कोई संबंध नहीं होता। आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, मौद्रिक अभिप्रेरण आर्थिक होता है जबकि अमौद्रिक अभिप्रेरण मनोवैज्ञानिक होता
व्यक्ति के मन को जीता जाता है। अगला है मुद्रा में मापन। मौद्रिक अभिप्रेरण का बच्चों मुद्रा में मापन किया जा सकता है, जबकि अमौद्रिक का मुद्रा में मापन नहीं किया जा सकता। उपयुक्तता, जो मौद्रिक अभिप्रेरण है वह श्रमिकों के लिए उपयुक्त होती है, जो अमौद्रिक अभिप्रेरण है वो प्रबंधकों के लिए अच्छी मानी जाती है। तत्व या घटक, मौद्रिक अभिप्रेरण के जो तत्व होते हैं बच्चे वो होते हैं बोनस, कमीशन, वेतन, शीघ्र वेतन, महंगाई भत्ते, ये सब मौद्रिक अभिप्रेरण के तत्व हैं। और अमौद्रिक के घटक जो होते हैं वो ये होता है सेवा, सुरक्षा, पदोन्नति, प्रशंसा, सम्मान आदि, ये सभी अमौद्रिक के घटक होते हैं। तो ये थे बच्चों मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण में अंतर। अब हम जानेंगे कि एक सुदृढ़ या श्रेष्ठ अभिप्रेरण प्रणाली के क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या तत्व होने चाहिए एक अच्छी अभिप्रेरण प्रणाली में। सबसे पहले उत्पादकता। जी हाँ बच्चों, हमें प्रेरित ऐसे किया जाना चाहिए अपने श्रमिकों की कि वह अधिक से अधिक उत्पादन हमें दे सके, कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हमारे लिए वो कर सके। दूसरा है लागत। अधिक से अधिक उत्पादन के साथ साथ वह लागत में कमी न आए, ताकि हमारे बिजनेस को, हमारी संस्था को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यापकता, हमें प्रेरण की जो प्रक्रिया ऐसी प्रयोग की जानी चाहिए जो सभी के लिए उपयुक्त हो, जो सभी के लिए व्यापक हो। लोच, अभिप्रेरण की जो प्रक्रिया या जो प्रणाली होती है वह लोचपूर्ण होनी चाहिए, जिसे हम हर श्रमिक के लिए उसके अनुसार परिवर्तित कर सकें। और भार स्वरूप न होना, अभिप्रेरण की जो प्रणाली होती है वह संस्था के लिए किसी भी रूप में भार स्वरूप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संस्था के पास अगर उस समय सुविधा नहीं है उस प्रणाली को पूरा करने के लिए, तो जरूरी नहीं है उसे पूरा किया जाए, तो ये भार स्वरूप ना हो। अब हम जानेंगे, ये था बच्चों अभिप्रेरण जो यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक है नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व को हम इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं। जी हाँ बच्चों, एक ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को चयन करके यदि उसको नेतृत्व का कार्य सौंपा जाता है तो उसे कहा जाता है लीडर या फिर नेतृत्व। नेतृत्व हम सब भी अपनी क्लास में मॉनिटर के रूप में देखते हैं। मॉनिटर का क्या काम होता है? सभी की समस्याओं को सुनना, उसको हल करना, सबको अनुशासित करना। इसी तरीके से बिजनेस में भी ग्रुप में एक लीडर बना दिया जाता है, एक नेता बना दिया जाता है जो उस ग्रुप को संचालित करता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे नेतृत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला, प्रबंधक का व्यक्तिगत गुण। जी हाँ बच्चों, हर एक प्रबंधक के अंतर्गत यह पर्सनली गुण होना चाहिए कि वह लीडरशिप का काम कर सके, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अपने बिजनेस में कार्यरत सभी कर्मचारियों से वह लीडर के रूप में उनसे काम ले सके। प्रभावी कार्य प्रक्रिया। जी हाँ बच्चों, यह नेतृत्व का जो गुण होता है वह एक प्रभावशाली होता है। उस जैसा नेता होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए कहा जाता है कि जिसे भी हम लीडरशिप का काम है वो ऐसा हो जिसमें संपूर्ण गुण समाये हो, ताकि उससे प्रभावित होकर उसके कर्मचारी कार्यों को पूर्ण करें। सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति। लीडर का काम खुद के उद्देश्यों को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि वह पूरे समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। सतत प्रक्रिया। लीडरशिप की प्रक्रिया भी सतत चलती रहती है। व्यक्तिगत योग्यता। लीडरशिप करने का काम वही कर सकता है जिसके अंतर्गत पर्सनली सारी योग्यताएं हो, उसके अंदर भी वो चीज होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एक प्रभावी नेता के गुण। एक प्रभावी नेता कौन सा हो सकता है, जिसके अंदर कौन कौन से गुण हो सकते हैं? पहला है शारीरिक विशेषताएं। जी हाँ बच्चों, नेता वही हो सकता है जिसकी शारीरिक विशेषताएं पूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि वह अपने स्वास्थ्य से ही, अपने शरीर से ही परेशान है और उसे हम नेता के रूप में चुन लें तो वो खुद भी अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। अभिप्रेरणा की योग्यता। नेता के अंतर्गत यह गुण होना चाहिए कि वे दूसरों को प्रेरित कर सके कार्य करने के लिए। निर्णय लेने की शक्ति। एक अच्छा नेता वही होता है जो समय पर सही निर्णय ले सके, तो उसके अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। पहल क्षमता। हर एक नेता को कार्य करने के लिए पहल करनी होती है, तभी उसके श्रमिक भी उस कार्य में जुड़ते हैं। तो अच्छे नेता वही हो सकता है जो कार्य के लिए पहल कर सके। सत्यनिष्ठा। हर एक नेता के अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, वह हमेशा अपने कार्य के प्रति सत्य हो और श्रमिकों के लिए भी सत्य हो, उसमें किसी भी प्रकार का मतभेद या पक्षपात ना हो। अब हम बात करेंगे बच्चों नेतृत्व का महत्व, कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होता है नेतृत्व की प्रक्रिया।
हमारे अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनके व्यवहारों को और अच्छा करने के लिए हम नेतृत्व का कार्य करते हैं और उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है यदि हम उसको नियंत्रित करते हैं, उसे हमेशा देखते रहते हैं, तो वो काम और अच्छे से पूर्ण किया जा सकता है। दूसरा है आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने में सहायक। हमारे बिजनेस में कई सारे परिवर्तन आते रहते हैं, तो उन परिवर्तनों को अपने श्रमिकों को समझाना और उनको लागू करने के लिए एक लीडर का होना भी अनिवार्य हो जाता है। समूह की भावना का विकास। हम लोग अपने श्रमिकों से सिर्फ उन्हीं का ही काम नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का काम करवाते हैं, तो हम उनके अंदर ये भावना पैदा कर सकें कि वह समूह में काम कर रहे हैं, तो समूह के साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनकी सहायता करें। इसके लिए भी हमें नेतृत्व का कार्य करना होता है। अभिप्रेरण में सहायक। नेतृत्व का काम करने से हम उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लीडर होता है उसी को देखकर श्रमिक कार्य करते हैं, इसलिए यह एक अभिप्रेरण को भी सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण व्यवस्था में सहायक। संप्रेषण व्यवस्था जिसे हम आगे जानेंगे कम्युनिकेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को पहुंचाने में भी नेतृत्व का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये थे बच्चों नेतृत्व के कार्य। अब हम जानेंगे बच्चों नेतृत्व शैलियों के प्रकार। ये 3 प्रकार की नेतृत्व शैली होती है। लीडरशिप 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है निरंकुश नेतृत्व शैली। इसके अंतर्गत सारे अधिकार नेता को ही प्राप्त होते हैं, श्रमिकों को अपनी सलाह या अपना मत देने का कोई अधिकार नहीं होता। इसके अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह नेता द्वारा ही लिए जाते हैं। यह शैली बहुत ही कम प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा है जनतांत्रिक नेतृत्व शैली। इस शैली के अंतर्गत नेता के साथ साथ श्रमिकों अधीनस्थों को भी अधिकार प्राप्त होते हैं अपने विचारों को रखने के लिए, सहमति देने के लिए और मत देने का अधिकार होता है। वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जनता अपना मत दे सकती है किसी भी निर्णय को लेने के लिए, इसलिए इसे कहा जाता है जनतांत्रिक नेतृत्व। तीसरा है जनतांत्रिक नेतृत्व जो हमारे भारत में प्रयोग में लाई जाती है। सभी जगह लगभग यही प्रणाली को प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है स्वतंत्र नेतृत्व शैली। यह शैली हमारे इंडिया में नहीं बल्कि बाहर फॉरेन में ही प्रयोग में लाई जाती है। स्वतंत्र शैली में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, लीडर से लेकर श्रमिक भी सभी कार्यों के लिए वह स्वतंत्र होते हैं। सबके पास अपने अपने अधिकार होते हैं और निर्णय लेने की सबके पास शक्ति होती है। किसी भी काम पर कोई भी व्यक्ति उसी समय निर्णय ले सकता है, इसमें कोई भी नेता महत्वपूर्ण नहीं होता। तो ये थी नेतृत्व की शैलियाँ। अब हम जानेंगे संप्रेषण या संदेश वाहन। क्या होता है संप्रेषण? कम्युनिकेशन। जब हम अपने विचारों को, आदेशों को या किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो उस पहुंचाने में जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है संप्रेषण। संप्रेषण के महत्व को जानेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है संप्रेषण। सबसे पहला है शीघ्र निर्णय का आधार। संप्रेषण जब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाएंगे तभी हम किसी काम पर, किसी कार्य पर निर्णय ले पाएंगे। तो निर्णय शीघ्रता से हो सके इसलिए संप्रेषण अनिवार्य है। प्रबंध की क्षमता का विकास। यहाँ बच्चों जो प्रबंध का कार्य होता है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए, उसके कार्य में विकास लाने के लिए भी संप्रेषण जरूरी होता है। समन्वय में सहायक। संप्रेषण हम मालिकों यानी कि प्रशासकों का आदेश श्रमिकों तक और श्रमिकों की सूचनाओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं, जिससे इन दोनों के बीच हमें एक अच्छा संबंध स्थापित करना होता है। इसलिए संप्रेषण समन्वय स्थापित करने की भी एक शैली है। मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना के लिए, जी हाँ बच्चों, जो संप्रेषण का कार्य है वह औद्योगिक, हर उद्योग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उन दोनों के हर उद्योगों में आपस में मधुर संबंध स्थापित रहे, इसलिए भी संप्रेषण को पूरा किया जाता है। प्रभावशाली नेतृत्व। नेतृत्व प्रभावशाली हो यानी कि नेता का जो काम है वो प्रभावशाली हो, वह तभी हो सकता है जब संप्रेषण सही से किया जाए। प्रभावशाली जब संप्रेषण होगा तभी नेता अपने कार्य को पूर्ण कर सकेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों संप्रेषण के विभिन्न प्रकार। संप्रेषण कई प्रकार से दिया जा सकता है। सबसे पहला औपचारिक संप्रेषण, दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण, तीसरा है मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, नीचे की ओर संप्रेषण, ऊपर की ओर संप्रेषण और समतल संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण। हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है औपचारिक संप्रेषण।
कम्युनिकेशन जिसमें एक क्रम होता है किसी भी आदेश या किसी भी सूचना को पहुंचाने का, यानी कि उच्च अधिकारी से सूचना निकलेगी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस क्रम में वो सूचना पहुंचेगी और सूचना लिखित में ही होगी, सूचना में अधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे। तो ये होता है औपचारिक संप्रेषण जिसके अंतर्गत विधि और नीति दोनों ही शामिल हो। दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण। यह संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण बिल्कुल उल्टा होता है औपचारिक का। इसमें कोई नीति, कोई विधि, कोई क्रम नहीं होता, कहीं से भी कोई भी सूचना निकलती है और कहीं तक भी पहुंचकर खत्म हो जाती है। इसका महत्व अधिक नहीं होता व्यवसाय में। इनमें अंतर जानेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में। सबसे पहला है मौखिक एवं लिखित। औपचारिक संप्रेषण हमेशा लिखित में होता है और अनौपचारिक हमेशा मौखिक में होता है। दूसरा है सोपान श्रृंखला। मैंने बताया क्रम होता है, तो वह क्रम सिर्फ औपचारिक संप्रेषण में होता है, अनौपचारिक संप्रेषण में नहीं होता। विश्वसनीयता, वही विश्वास पात्र होती है सूचना जो फॉर्मल हो, जो औपचारिकताओं को पूरा करके वैधानिकता से दी गई हो, यानी कि औपचारिक संप्रेषण विश्वसनीय होता है और अनौपचारिक संप्रेषण विश्वसनीय नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। स्थिरता, औपचारिक संप्रेषण लिखित होने के कारण स्थिर होता है और अनौपचारिक मौखिक होने के कारण स्थिर नहीं होता। प्रमाण, औपचारिक संप्रेषण लिखित होने के कारण इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, अनौपचारिक संप्रेषण को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये था अंतर बच्चों औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण के बारे में। अब हम जानेंगे मौखिक संप्रेषण जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मौखिक संप्रेषण में हम कम्युनिकेशन मुंह से करते हैं। एक सभा बुला ली जाती है, कोई एक लीडर होता है जो आदेशों को, सूचनाओं को मुंह से अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को बता रहा होता है, वो होता है मौखिक संप्रेषण। इसमें सिर्फ हम मुंह से ही किसी सूचना को, अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति तक कर सकते हैं। इसके लाभ या गुण जानेंगे, मौखिक संप्रेषण के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला प्रभावशाली। मौखिक संप्रेषण हमेशा प्रभावशाली होता है। जब हम किसी को बोलकर कोई बात समझा रहे होते हैं तो वह बहुत ही अच्छे से इसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वह हर एक तरीके से अपने फेस के एक्सप्रेशन से व्यक्ति को समझा रहा होता है। दूसरा, मौखिक संप्रेषण में समय, धन और श्रम की बचत होती है, क्योंकि मौखिक संप्रेषण दैनिक दिया जाता है और उसकी प्रतिक्रिया हमें उसी समय प्राप्त हो जाती है, जिससे हमें ना तो इसमें समय खर्च करना होता है, ना ही धन खर्च करना होता है और ना ही उसमें हमें कोई ज्यादा मेहनत करनी होती है। अगला है शीघ्रता। यहाँ बच्चों संप्रेषण शीघ्रता से दिया जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग आमने सामने होते हैं, दोनों व्यक्ति, जो संप्रेषण दे रहा है वो भी और जो प्राप्त कर रहा है वो भी, दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए यह जल्दी से पूर्ण किया जा सकता है। लोचपूर्ण। मौखिक संप्रेषण को हम बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राप्तकर्ता के व्यवहार के, उसके विचार के अनुसार हम उसको बदलकर अपने बोलने के तरीके में बदलाव लाकर उसे उस सूचना को पहुंचा सकते हैं। प्रतिक्रिया की जानकारी, फीडबैक। जी हाँ बच्चों, मौखिक संप्रेषण में हमें फीडबैक मिलता रहता है। जब हम सामने से किसी व्यक्ति को कोई चीज बता रहे होते हैं तो उसके हाव भाव से हम जान सकते हैं कि उसको वह बात कितनी समझ में आ रही है, यानी कि इसमें प्रतिक्रिया की जानकारी हमें उसी समय मिल जाती है। अगला है, हम जानेंगे लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने आदेशों को, अपनी सूचनाओं को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इसके लाभ या गुण जानेंगे। सबसे पहला, दोनों पक्षों का उपस्थित होना जरूरी नहीं है। जी हाँ बच्चों, अगर मुझे कोई सूचना आप तक पहुंचानी है तो जरूरी नहीं है हम आमने सामने हो, मैं लिखित रूप में आपको लेटर पहुंचा सकती हूँ, तो इसमें दोनों पक्षों का आमने सामने होना अनिवार्य नहीं होता। दूसरा, कम खर्चीला। लिखित संप्रेषण कम खर्चीला होता है। हर व्यक्ति आप किसी भी कम खर्चीला, लिखित संप्रेषण कम खर्चीला होता है। इसमें किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को इकट्ठा करना या उनकी आवभगत करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें एक लेटर बनाना होता है और देन हमें उसे पहुंचाना होता है। स्पष्टता। लिखित संप्रेषण हमेशा स्पष्ट होता है, उसमें अपनी बातों को स्पष्ट रूप से शब्दों द्वारा समझाया जाता है। लिखित प्रमाण। लिखित संप्रेषण में जो भी हम सूचना या आदेश देते हैं वह लिखित रूप में हमारे पास एक प्रूफ के रूप में रहता है हमेशा। एक साथ सूचना। लिखित संप्रेषण से हम एक साथ कई लोगों को एक जैसी सूचना पहुंचा सकते हैं। तो ये था बच्चों लिखित संप्रेषण की गुण।
हमने लिखित और मौखिक दोनों गुणों को जाना। दोनों में से दोनों ही बेहतर माने जाते हैं। लिखित संप्रेषण समय के अनुसार अच्छा भी होता है। यदि आपके पास बहुत सारा समय है तो आप लिखित संप्रेषण दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आपको मौखिक संप्रेषण का ही प्रयोग करना होता है। अब हम जानेंगे नीचे की ओर अथवा अधोमुखी संप्रेषण। इस संप्रेषण में बच्चों ऊपर से कोई सूचना या आदेश निकलता है जो श्रमिकों तक नीचे पहुंचता है। इसकी यही क्रम होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें हमेशा आदेश ही होते हैं, सूचना ही होती है। दूसरा है ऊपर की ओर अथवा ऊर्ध्वमुख संप्रेषण। इसमें नीचे से ऊपर की ओर किसी सूचना तो नहीं होती है, लेकिन इसमें हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें नीचे यानी कि श्रमिकों से लेकर प्रशासन तक कोई समस्या के लिए लेटर पहुंचा दिया जाता है। अगला है समतल संप्रेषण। समतल संप्रेषण में कोई क्रम नहीं होता, कहीं से भी किसी को भी सूचना दी जा सकती है, सब एक समान होते हैं। और लास्ट है सांकेतिक संप्रेषण। इसमें संकेत द्वारा संप्रेषण प्रेषित किया जाता है। संकेत द्वारा में हम हाथ हिलाकर, मुंडी हिलाकर या यस नो वाला सांकेतिक बोर्ड दिखाकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों संप्रेषण के प्रकार जिनको हमने जाना। अब हम जानेंगे प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। कौन कौन सी बाधाएं आती है कम्युनिकेशन को सही करने में, एक अच्छा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। सबसे पहले है भाषा संबंधित बाधा। जी हाँ बच्चों, हर एक व्यक्ति की भाषाएं अपनी अपनी होती हैं। हर एक देश की, हर जगह कुछ ही स्थान बदलने पर भाषा बदल जाती है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम सूचना पहुंचा रहे होते हैं तो भाषा वाली जो समस्या है बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। इसे हम दूर भी कर सकते हैं। हम किसी एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करके यदि हम संप्रेषण करें तो हम संप्रेषण आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है मौखिक बाधाएं। मौखिक बाधाएं में कई बार हमें बोलने से जो संप्रेषण पहुंचाना होता है उसमें कई तरीके से इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। कई बार व्यक्ति हमारी भाषाओं को, हमारे स्वभाव को, हमारे मन की बात को समझ नहीं पाता है, जिससे मौखिक बाधाएं उत्पन्न होती है। दूर संबंधित बाधा, दूरी संबंधित बाधा। दूरी संबंधित बाधा में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तो भी हम अपनी संप्रेषण का क्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते। फिर इसके लिए हमें अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करना होता है। स्वभाव की बाधाएं, हर एक व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, इसलिए संप्रेषण करने में समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या पता किसी का स्वभाव बहुत नरम है तो हम अगर उसके सामने कोई सूचना रख रहे होते हैं तो वह गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, जिससे हमारा संप्रेषण टूट जाता है। तकनीकी बाधाएं, आजकल देख रहे हैं हम लोग सूचनाएं इंटरनेट द्वारा ज्यादा पहुंचाते हैं, तो कई जगह पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, जिससे हम लोग अपनी सूचनाओं को नहीं पहुंचा सकते। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं। हम एक एक समस्याओं को दूर कर सकते हैं और संप्रेषण कर सकते हैं और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये था यूनिट 7 जो यहाँ पर समाप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।